दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बड़ा ही दर्दनाक किस्सा लेकर आया हूँ। सुदेश एक 27-28 साल का पढ़ा लिखा नौजवान, नई नई सरकारी नौकरी लगी है। बड़ी ही मेहनत से उसने अपना करियर शुरू किया है। अच्छे घर का है, अच्छे परिवार का है। नौकरी लगते ही उसकी शादी तय होती है। तमन्ना बहुत ही खूबसूरत, अपने ज़माने की कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़कियों में शुमार। तमन्ना और सुदेश की शादी होती है। तमन्ना के पिताजी हैं बड़े ही सीधे साधे और इज़्ज़तदार इंसान अपने इलाके के, और एक तमन्ना की छोटी बहन है कविता, जो बड़ी ही सुशील, संस्कारी टाइप की लड़की है। शादी की उम्र दोनों की है, लेकिन तमन्ना बड़ी है तो पहले तमन्ना की शादी सुदेश के साथ हो जाती है। अच्छे से जिंदगी चल रही है। तमन्ना का कॉलेज में एक लड़के के साथ अफेयर था। बिट्टू नाम का लड़का, बदमाश किस्म के लड़के, उन्हें कॉलेज में बड़ी ही आसानी से कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की पता नहीं कैसे मिल जाती है। क्या ऐसा जादू करते हैं कि सबसे खूबसूरत लड़की कॉलेज के सबसे बदमाश और सबसे आवारा किस्म के लोगों के साथ बहुत जल्दी मैचअप हो जाती है। तमन्ना के माँ बाप को ये पता था कि तमन्ना का अफेयर है और वो सुदेश के साथ शादी करने को राजी नहीं है। बड़ी मुश्किल से घर वाले तमन्ना को डांट डपट कर इस शादी के लिए तैयार करते हैं और शादी करवा देते हैं, ये सोचकर कि शायद शादी के बाद जिंदगी पटरी पर आ जाए या तमन्ना अपने परिवार की जिम्मेदारी समझने लगे और शादी को निभाने के चक्कर में अपने पुराने आशिक को भूल जाए। सुदेश बेचारा अपनी नौकरी में हमेशा व्यस्त रहता है, लेकिन बराबर तमन्ना को प्यार भी करता है। जिंदगी की सारी सुख सुविधाएं दे रखी है। हर तरह की जिम्मेदारी एक घर, एक परिवार की, एक मर्द की जो होती है, वो पूरी उसने उठा रखी है। साल 1.5 साल बीतता है। एक छोटी सी लड़की सुदेश के घर में जन्म लेती है। तमन्ना, सुदेश और वो प्यारी सी बच्ची बड़ा अच्छा जीवन गुजर रहा है। अचानक तमन्ना के व्यवहार में एक परिवर्तन सा आने लगता है। छोटी छोटी बात पे रोज रोज खटपट, रोज रोज की लड़ाई से तंग आकर सुदेश बेचारा परेशान रहने लगता है। उसे समझ में नहीं आता कि मैं इतना सब कुछ करता हूँ, मेहनत करता हूँ, परिवार की सारी खुशियाँ पूरी करता हूँ, बच्चे और बीवी का हर तरह का ध्यान रखता हूँ, लेकिन ये तमन्ना क्यों इस तरह से गुस्सैल होती जा रही है। बच्ची पैदा होने के बाद तमन्ना हमेशा कटी कटी सी रहती है। सुदेश अपने एक दोस्त को बोलता है कि यार, मेरी बीवी जो है पता नहीं क्यों मुझसे खुश नहीं है। जब भी मैं थका रहा घर पे आता हूँ, हर रोज बिना किसी बात पे लड़ाई करती है। सुदेश अपने एक दोस्त को तमन्ना का ध्यान रखने को बोलता है कि बात क्या है, कारण क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सुदेश का दोस्त होता है जो एक बार घर के आसपास 1-2 दिन ध्यान रखता है, पहरा देता है कि कोई सहेली तो इसके घर पे नहीं आती, इसके कोई कान तो नहीं भर रही, इसकी कोई संगत गलत तो नहीं है। होता है ना कि जब आसपास की कॉलोनी की माहौल या आसपास के बस्ती के जो लोग होते हैं, दिन में जब औरत घर पे खाली होती है तो आजू बाजू की औरतें जो हैं वो आके क्या कान भरती है, क्या पट्टी पढ़ाती है, अच्छी नसीहत देती है, ख़राब नसीहत देती है, इससे भी इंसान की गृहस्थी पर बहुत फ़र्क पड़ता है। कुछ लोग खुश होते हैं तरक्की से, कुछ लोग गलत राय देके आदमी को मिसगाइड भी करते हैं। इस तरह का माहौल है समाज में। लेकिन सुदेश के दोस्त को तो कुछ अलग ही देखने को मिलता है। दफ्तर जाने के बाद सुदेश के पीछे से घर में एक नए इंसान का प्रवेश होता है। वो आता है, 2-3 घंटे दिन में रुकता है और सुदेश के ऑफिस से आने से पहले चला जाता है। सुदेश को जब ये बात पता चलती है तो उसका बड़ा दिल टूटता है कि यार, ये कैसे, मेरी बीवी ऐसे कैसे हो सकती है। वो जब तहकीकात करना शुरू करता है, बातों ही बातों में तमन्ना की छोटी बहन कविता से अपने इस दुख का कारण बताता है, जानना चाहता है, डिस्कस करता है। तो कविता बड़ी भोली भाली उसे अपने जीजा जी पर दया आ जाती है। वो तमन्ना का पास्ट बता देती है कि जीजा जी, तमन्ना का कॉलेज में ऐसे ऐसे एक बॉयफ्रेंड था और लगता है कि शायद वो उसकी ज़िंदगी में दोबारा आ गया, और दोबारा आने की वजह से ही तमन्ना का व्यवहार बिल्कुल से चेंज हो गया है। वो जैसे बगावत पे उतर आई है।
या उसे कोई नया ही रास्ता, नई ही ज़िंदगी दिखा दी गई हो। शायद तुम्हारे 9 to 5 ऑफिस की जॉब से तमन्ना खुश नहीं है। उसे तो ज़िंदगी में बड़े बड़े सपने देखने थे, पता नहीं कहाँ कहाँ की उड़ानें भरनी थी, क्या क्या उसके लक्ष्य थे। ये सब पता चलते सुदेश की ज़िंदगी में भूचाल सा आ जाता है। अच्छी खासी ज़िंदगी गुजर रही है, लेकिन अचानक से इस तरह से पास्ट की कोई भी एक बुराई जब ज़िंदगी में आ जाती है, गाड़ी में झटका सा लगता है। सुदेश ये जानते हुए भी कई दिन तक वही प्यार मोहब्बत बनाकर गृहस्थी आगे चलाने की कोशिश करता है। बातों ही बातों में, डायरेक्ट ना बोलकर इनडायरेक्ट बोलते हुए तमन्ना को समझाता है, मनाने की कोशिश करता है। गृहस्थी बहुत मुश्किल से बसती है, इसे तोड़ना नहीं चाहिए। हम रोज़ रोज़ की लड़ाई में ये परिवार का सुख खो देंगे किसी दिन। लेकिन तमन्ना को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सुदेश तंग आकर तमन्ना से तलाक लेने की सोचता है। बात हद से ऊपर गुजर चुकी है। रोज रोज की खिटखिट से तंग आकर वो शांति की तलाश में बहाने ढूंढता है कि अब मुझे कारण चाहिए और मुझे इस लड़की से निजात पानी है। वो एक छोटा सा स्पाई कैमरा लाकर अपने घर में फिट कर देता है कि एक बार मैं इस आदमी की हरकतें रिकॉर्ड कर लूं, ताकि मुझे भी सबूत मिले दिखाने के लिए कानून के सामने कि मुझे तलाक चाहिए। वरना इस देश का कानून ऐसा है कि आदमी बोलता रहे, चीखता रहे, चिल्लाता रहे, उसकी कोई नहीं सुनता। हमेशा नारी की सुनी जाती है। नारी जो कह दे वो सच, आदमी जो कहे वो गलत। बड़ा कमाल का किस्सा है। कैमरा लगाता है सुदेश। ऑफिस जाकर 2-3 दिन बाद जब वो कैमरा चेक करता है कि क्या उसमें रिकॉर्ड हुआ है, उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। तमन्ना का आशिक और तमन्ना बैठकर घर में सुदेश को जान से मारने का प्लान बना रहे होते हैं। ये सुन के तो सुदेश के हाथ पैरों में पसीना गिरने लगता है कि मैं तो सिर्फ तलाक की सोच रहा था, ये महारानी तो तलाक छोड़ो मुझे निपटाने में ही आमदा हो गई है। अब तो सुदेश का उस घर में प्रवेश करने का हौसला भी खत्म हो गया है। न जाने कब ये ताक में बैठे हो, न जाने कब रात को कुंडी खोल के ये अपने आशिक को बुला ले और मुझ पे हमला करवा दे। एक झटके में सब खत्म। सुदेश बेचारा परेशान, वो तलाक की बात करने की हिम्मत जुटा ही नहीं पाता है। लेकिन बातों ही बातों में तमन्ना को ये बोल देता है कि तमन्ना, अब मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, मुझे तलाक चाहिए। सारे समाज के सामने मैं बुरा बन जाऊंगा, मैं तुम्हारे पर कोई आँच नहीं आने दूंगा, मुझे प्लीज़ आज़ाद कर दो। तमन्ना बड़ी खुश होती है कि मैं तो इसे रास्ते से हटाकर आज़ाद होना चाहती थी, ये तो बेचारा खुद ही चुपचाप पतली गली से निकलकर मुझे आज़ाद करने के लिए तैयार है। वरना तो कोर्ट के केस, तलाक के सालों साल चलते रहते हैं, कोई फैसला नहीं आता, और जब तक आता है तब तक बहुत देर हो जाती है। तमन्ना बड़ी खुश होती है कि इतनी आसानी से ये काम हो गया। लगता है हमें जो एक्सट्रीम स्टेप उठाना था, हत्या करने तक का प्लान बना रहे थे, शायद उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। ये बेचारा आसानी से मेरे रोज़ रोज़ की लड़ाई से तंग आकर ही मुझसे अलग होना चाहता है। अच्छा है, 5-6 महीने की कागजी कार्रवाई के बाद दोनों का तलाक हो जाता है। सुदेश अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेइज्जती करवा के ये तलाक दे लेता है। ससुर जी ये सारी बात जानते हैं। धीरे धीरे उन्हें सारे राज पता चल गए। एक दिन ससुर जी और सुदेश बैठे हैं रेस्टोरेंट में, चाय पी रहे हैं। ससुर बेचारा भोला भोला आदमी है, उसकी आंखों में एक अजीब सी शर्म है, एक अजीब सी हया है कि कैसे मैंने जानबूझ के अपने जवाई से ये बात छुपाई कि इसका एक पास्ट है, इसका एक भूतकाल है और बड़ा ही खतरनाक है। वो लड़का अक्सर आके घर पे हंगामा करता था, परिवार का जीना मुश्किल कर दिया था, बड़ी मुश्किल से उसका पीछा छुड़ाया था। वो बेचारे अपने जवाई के लिए बहुत ही एक कोमल हृदय रखता है, उसके प्रति एक सहानुभूति सी रखता है और बोलता है कि सुदेश, मैं जानता हूँ बेटा ये तुमने किस लिए किया है और शायद मेरी ही गलती है, मैं तुम्हें सच्चाई बता नहीं पाया। ऐसी लड़कियां किसी का घर बसा ही नहीं सकती। बेचारा हाथ जोड़ के अपने जवाई से माफ़ी मांगता है। सुदेश और ससुर की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन अब दिक्कत यह है कि 1.5-2 साल की छोटी बच्ची है बेचारी, वो कहाँ जाए। तमन्ना तो बैग पैक करके तलाक लेके निकल गई आज़ाद पंछी की तरह अपने आशिक के साथ। उसका आशिक पिट्टू उसे ले गया न जाने किस शहर में, किराए के मकान में रहकर एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं।
लेकिन यहाँ घर पे छोड़ गई एक मासूम सी 1.5-2 साल की छोटी बच्ची। अब इसकी जिम्मेदारी और अपनी नौकरी, अपनी ज़िंदगी के लगे हुए झटके को सुदेश बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वो बेचारा टूट सा गया है। ससुर जी रोज़ रोज़ उससे मिलने आते हैं और एक दिन अपने दिल की बात बोल देते हैं कि बेटा सुदेश, मुझे लगता है कि शायद मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हुई है। अच्छी खासी चल रही थी। अगर मुझे मौका मिले तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी को दोबारा शुरू कर सकता हूँ। प्लीज़ मेरी बात मान लो। ससुर जी बड़े उदास होकर सुदेश से ये प्रार्थना करते हैं और बताते हैं कि उनकी जो छोटी बेटी है कविता बड़ी सुशील संस्कारी है। मैं चाहता हूँ कि तुम इससे शादी करो ताकि इस बेटी को माँ की ममता मिले, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे जीवन को जीने का एक नया मकसद मिले और तुम फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू कर सको। बहुत समझाने के बाद, काफ़ी मुलाकातों के बाद सुदेश सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्ची के लिए ये बात मान जाता है, क्योंकि उसको तो जीने की उम्मीद थी ही नहीं। वो अपनी जीने की सारी आस छोड़ चुका था। जिससे इतना प्यार किया वो बीवी अचानक धोखा देके इस तरह से निकल गई। और कैसे जिसके साथ साथ फेरे लेते हैं वही बीवी अपने ही पति को यार के साथ मिलकर मारने को तैयार हो जाती है। ये सोचकर सुदेश बेचारा न उसके गले से खाना उतरता न पानी उतरता, लेकिन क्या करे, जिंदगी है, कड़वी है, जीना है। छोटी बेटी के लिए, उसके भविष्य के लिए वो कविता से शादी कर लेता है। कविता, सुदेश और छोटी सी बच्ची दोबारा से जिंदगी शुरू होती है। बहुत मेहनत लगती है एक झटके से उबरने के लिए, एक ब्रेक से निकलने के लिए। जिंदगी में झटका लगता है, आदमी बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालता है। संभल जाए तो बहुत अच्छा, वरना कई लोग खत्म हो गए, कई जिंदगियां बर्बाद हो गई, कोई हिसाब नहीं। लेकिन सुदेश की नेक नीयत और ससुर जी का पूरा साथ जो उन्होंने अपने जवाई के लिए रखा, पूरा विश्वास रखा कि इतना सीधा साधा आदमी, उसके साथ ऐसा हुआ। ससुर जी के सहयोग से सुदेश की ज़िंदगी दोबारा शुरू होती है। साल 6 महीने गुजरते हैं, बड़ा अच्छा समय गुजर रहा है। सब कुछ भुला दिया गया है, एक नई ज़िंदगी शुरू हो रही है। कविता ने घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया है। एक दिन शाम को सुदेश जब घर आता है थका हारा, कविता चाय पर बैठकर उससे बात करती है और बताती है कि मैं आपसे कुछ बताना चाहती हूँ। सुदेश पूछता है, क्या? बोलो। कि आज तमन्ना का फोन आया था। सुदेश की आंखों में गुस्सा दौड़ जाता है कि वो कमीनी दोबारा फोन कर रही है तुमको। तुम रोज बात करती हो या आज ही आया? कविता बोलती है, नहीं, आज ही आया है। तब से मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, कोई संपर्क नहीं है। पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर निकाला राजू से, मुझे फोन किया। क्या बोल रही थी? बड़ी रो रही थी। शायद अपनी बहन से बात करके रो के मन हल्का करना चाहती थी। आधा घंटे तक मेरे से फोन पे बात करके रोती रही। सुदेश जैसे पत्थर सा बन गया है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या बोल रही है, क्यों बोल रही है, क्या रो रही है, क्या बात कर रही है। लेकिन जब कविता सुदेश को तमन्ना की सच्चाई बताती है, सुदेश के पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। कविता बताती है कि तमन्ना बड़े चाव से अपने आशिक के साथ नई जिंदगी की तलाश में आसमान की ऊंचाइयों को उड़ने के लिए भाग कर गई तो थी। पराए शहर में जाकर एक किराए का मकान लेकर जिंदगी शुरू करने की कोशिश की थी। लेकिन होता क्या है, ये जो आवारा किस्म के लड़के होते हैं जिन्होंने बचपन से सिर्फ तफरी की होती है, सुल्फा गांजा, यही इनकी जिंदगी का सार होता है। नशा करके पूरी दुनिया को जीत लेने का दावा करते हैं। आसमान की ऊंचाइयों को तारे तोड़कर लाने की बातें कर करके ये जिस तरह से लड़कियों को फंसाते हैं अपने जाल में, जब जिंदगी का बोझ उठाने की बारी आती है तो इनकी हवा निकल जाती है। ऐसे ही नहीं एक मर्द अपने परिवार को पालता है, अपने बीवी को घर की छत देता है, बच्चों को 2 वक्त की रोटी, अच्छी शिक्षा देता है। इसके लिए मर्द को गधे की तरह तपती धूप में पसीना बहाना पड़ता है। लेकिन आवारा किस्म के, अय्याश किस्म के लोगों को पसीना बहाते बहुत मेहनत लगती है। हर किसी के बूते की बात नहीं। उसका आशिक ले तो गया था तमन्ना को, लेकिन नशे का आदी, पैसे की तंगी और रोज रोज की परेशानी से तंग आकर उसने तमन्ना को पहले तो दफ्तर में नौकरी लगवाई, चपरासी की।
उसके बाद उसके पैसे छीन छीन के दारू पी पी के उसे परेशान करना शुरू किया, मारना शुरू किया, रोज़ रोज़ पिटाई करना शुरू किया। और इतना नशे का आदी, कामचोर एक नंबर का। एक दिन नशे की हालत में उसने अपने कुछ गलत दोस्तों के साथ मिलकर उसे 5 लाख रुपए का सौदा करके कोठे पे बेच दिया। तमन्ना को उसके नशेड़े आशिक ने कोठे पर बेच दिया पैसे के लिए। एक झटके में सारा प्यार खत्म। और वहां से आज तमन्ना रोते हुए अपनी छोटी बहन को, कविता को फोन कर रही है और बता रही है अपना हाल। ये सुनकर सुदेश, कविता दोनों हैरान हैं, जैसे कि उनको सांप सूंघ गया हो कि ये क्या है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बड़े परेशान, बड़ी मुश्किल से रात को खाना खा पाते हैं, सो जाते हैं। कविता के समझाने पर सुदेश अगले दिन तैयार होकर दफ्तर नहीं जाता है। वो तैयार होकर कविता के बताए हुए पते पर उसी कोठे पर पहुंचता है ग्राहक बनकर। वहां जाकर तमन्ना का पता पूछते हुए तमन्ना के कमरे के बाहर खड़ा होता है। बड़ा अजीब नजारा है। आज उस कोठे के कमरे में ग्राहक बनकर अंदर आने वाला इंसान तमन्ना का भूतपूर्व पति है। जैसे ही वो अंदर प्रवेश करता है, तमन्ना देखती है, हक्की बक्की रह जाती है, धप से खड़ी खड़ी वहीं कुर्सी पर गिर जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि वो क्या देख रही है, और न ही सुदेश को विश्वास होता है कि वो सामने तमन्ना को देख रहा है, इस हाल में, इस जगह, ऐसे माहौल में। तमन्ना फूट फूट कर रोती है कुर्सी पर बैठी बैठी। उसकी आंखों में शर्म है, हया है, इतना दुख, इतना पश्चाताप कि रो रो के जैसे अभी भी कमरे को आंसुओं से भर देगी। लेकिन पत्थर दिल सुदेश सिर्फ देखता रहता है, सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। देखते देखते बोलता है कि यही थी तुम्हारी मंजिल, बहुत जल्दी भागकर तुम्हें आसमान की ऊंचाइयों को छूना था, यहीं तक आना था। कमाल है, तुम लड़कियां पागल होती हो क्या? तुमको अपने माँ बाप हमेशा दुश्मन क्यों लगते हैं? अरे माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। जब भी एक बाप को अपनी बेटी की शादी करनी होती है, 17 टेंशन उसके सर पे सवार होती है कि सामने वाला लड़का कैसा है, उसका खानदान कैसा है, उसका घर कैसा है, वो कमाता कितना है, वो मेरी बेटी को क्या खिलाएगा, कहाँ रखेगा, जिंदगी भर पाल सकेगा या नहीं सकेगा। कितने सवालों का खुद को जवाब देते हुए एक बाप बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी को विदा करने के लिए तैयार होता है। लेकिन बेटियां कितनी आसानी से बोल देती है कि पापा मैं जिससे प्यार करती हूँ उससे शादी करूंगी, आप मेरे प्यार को समझ ही नहीं सकते, आप मेरे प्यार के दुश्मन हैं। ये बोलकर बेटियां माँ बाप के तजुर्बे को, उनके प्यार को एक झटके में ख़त्म कर देती है। नतीजा यहाँ मेरे सामने बैठा है सुदेश, सुनाता चला जाता है, पूरे दिल की भड़ास निकालता है। ये अक्सर बच्चे और माँ बाप दोनों के बीच में जब 20-25 साल का तजुर्बे का फ़र्क होता है, बच्चे माँ बाप को समझ ही नहीं पाते। माँ बाप हमेशा बच्चों का भला चाहते हैं, लेकिन बच्चे जवानी के जोश में आसमान छू लेने की बातें करते हैं, गलत फैसले करते हैं, और गलत फैसलों का अंजाम तुम हो, मेरे सामने बैठी हो। माँ बाप के फैसलों की इज्जत करना सीखो। पता नहीं क्या क्या सुदेश सारी भड़ास निकालता है। तमन्ना रोती रहती है, सुनती रहती है पश्चाताप की आग में, लेकिन ना कुछ कह सकती है, ना कुछ बोल सकती है। बस सिवाय रोने के अलावा अब उसके नसीब में कुछ नहीं है। अच्छी खासी गृहस्थी को एक झटके में ठोकर मारकर जो वो आसमान की बुलंदियां छूना चाहती थी, वो शायद उसे नसीब हुई, जहां कुर्सी पर बैठकर सिर्फ पश्चाताप की आग में जल रही है। सुदेश उठकर वापस चला आता है कि दोबारा खबरदार मेरे घर पर फ़ोन किया, भूल जाओ तुम्हारी कोई छोटी बहन है, भूल जाओ तुम्हारा कोई बाप है, कोई संबंध नहीं है मेरा तुमसे, न तुम्हारा हमसे। बड़ी मुश्किल से मैं अपने जहन से तुम्हें निकाल पाया हूँ। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में कभी ना कभी मैंने तुमसे प्यार किया था। दोबारा मेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक देने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारा नसीब है वो तुम्हें मिला,
जो बोया है वही तो काटोगी। आज के बाद दोबारा मेरे घर पर मेरे किसी जानने वाले को, मेरे परिवार को फोन मत करना। क्या घर निकल जाता है। शाम को जो देश घर पे आता है कविता समझ जाती है आज वो ऑफिस तो गए नहीं, और जो उनकी हाव भाव मुद्रा है ये जरूर उससे मिल के आए हैं, अपनी सारी की सारी भड़ास निकाल के आए हैं। सारी भड़ास निकालने के बाद सुदेश घर पे बैठता है, चाय पीता है, जिंदगी धीरे धीरे वापस शुरू करने की कोशिश करता है। और वहां तमन्ना हर रोज 20 मर्दों की घुड़सवारी उस पर हो रही है। ऐसा कौन सा पाप किया उसने जो उसे ये सजा मिली, वो समझ ही नहीं पाती है। जिंदगी को कभी कभी हल्के में लेना बहुत भारी पड़ जाता है। इस बात का शायद उसे एहसास है कि छोटी सी गलती जिंदगी को जहन्नुम किस तरह से बनाती है। एक बड़े बुजुर्ग ने कहा है, ना किया तो करके देख ले, वरना जो कर चुके हैं उनका घर देख ले। ना किया तो करके देख ले, वरना जो कर चुके हैं उनका घर देख ले। और उनकी तजुर्बे से अगर आप सीख सकते हो तो बहुत अच्छा है, वरना जिंदगी की हर चीज़ें खुद पर ही एक्सपेरिमेंट करते चले जाओगे, जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। कभी कभी दूसरों के तजुर्बों से भी जीना सीखो। दोस्तों, यह किस्सा मेरे जहन में था, मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर इसके लिए कुछ भी आपके सुझाव हो तो मैं स्वागत करता हूँ। आज़ाद देश है, हम बात कर सकते हैं, हम अपने विचार रख सकते हैं, हम बोल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए अगर कोई सुझाव हो, कुछ गलत लगा हो, कुछ सही लगा हो, आप बात कर सकते हैं। मुझे स्वागत है आपके सवालों का। मैं एक लेखक हूँ, मेरा नाम है जवानी कुमार, और ये विचार मैंने आपके सामने रखे। ये एक कवि की सोच है, इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। ये एक काल्पनिक घटना भी हो सकती है, या दुनिया के किसी कोने में हो रही है तो भी एक कोइंसिडेंस ही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे शेयर करें, शायद सुनने वालों के कुछ तो काम आए। मुझे आशा है कि ये आप शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी इस तरह से किस्से मैं आप तक पहुंचाता रहूं, आपके साथ शेयर करता रहूं। दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।